नमस्कार, स्वागत है आप सबका। खबर नेशन यूट्यूब चैनल एक नई शुरुआत करने जा रहा है। पत्रकारिता में नए आए छात्रों को, सहयोगियों को देश, प्रदेश और शहर के ऐसी हस्तियों के साथ रूबरू कराना जिनसे वो ज्ञान पाकर आगे बढ़े। बात इंदौर की, वो इंदौर जो किसी ज़माने में मिनी मुंबई कहलाता था, जो देवी अहिल्याबाई की नगरी है, ऐसे ही शहर के जो जीता जागता शहर है के प्रथम नागरिक महापौर पुष्यमित्र भार्गव जी हमारे साथ हैं और वकालत के पेशे से वो राजनीति में आए हैं। सर, मेरा पहला ही प्रश्न है। नगरीय प्रशासन मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय जी ने भोपाल में एक कार्यक्रम के दौरान इंदौर के विकास के लिए 25 साल की योजना के बारे में बताया है। तो क्या इसके बारे में कोई खाका तैयार किया है आपने? देखिए, मैं जब मेयर बना था तो मैंने खुद ही ये तय किया था कि मेरा कार्यकाल केवल 5 साल का नहीं, मुझे 25 साल बाद के इंदौर की तैयारी करनी है। तो 25 साल बाद इंदौर में कितना पानी लगेगा उसकी प्लानिंग टेंडर करके हमने एजेंसी तय कर दी। 25 साल बाद शहर को कितना सीवरेज ट्रीटमेंट की व्यवस्था करनी है, कितने एसटीपी बनानी है, कितनी ड्रेनेज की लाइन डालनी है, उसको प्लान करके उसका एग्जीक्यूशन शुरू कर दिया है। 25 साल बाद शहर के ट्रांसपोर्टेशन की क्या स्थिति हो उसकी प्लानिंग हमने कर दी है। तो कैलाश जी जब मेयर थे तो उन्होंने 25 साल की प्लानिंग की। मैंने भी आने वाले 25 सालों के लिए शहर की जो आवश्यकता होगी उन सब की प्लानिंग की है। तो भविष्य की प्लानिंग ही नगरीय निकायों का सही अर्थों में काम करना है। सर, जो नगर निगम चुनाव के पूर्व जो घोषणा पत्र जारी हुआ था, उनमें से कितनी घोषणा पत्र जो है वो पूरी हो चुकी है और बाकी के कब तक पूरी होंगी? देखिए, 3 साल में अगर आप मेरे घोषणा पत्र की बात करेंगी तो केबल कार को छोड़कर और स्वान मुक्त इंदौर को छोड़कर, इन 2 विषयों को छोड़कर लगभग सारे विषयों पर 70 से 80% काम पूरा हो चुका है। अगर कुछ उदाहरण देके बताऊं तो नर्मदा जी का 4था चरण लाने की बात की थी, उसका काम शुरू हो गया। शहर में 400 MLD के STP बनाने की बात की थी, उस पर काम शुरू हो गया। शहर को ट्रैफिक में नंबर 1 बनाने के लिए अवेयरनेस कैंपेन लगाना था, उस पर काम शुरू हो गया। 6 मॉडल स्कूल का कहा था, 12 मॉडल स्कूल बना दिए। हर मोहल्ले, हर वार्ड में एक संजीवनी क्लिनिक बनाने की बात की थी, तो 106 संजीवनी क्लिनिक पे काम हम शुरू कर चुके हैं, 70 बन के तैयार हैं। तो ऐसे कई सारे काम हैं जो लगातार हम कर रहे हैं। सर, ये इंदौर में जो अवैध कॉलोनी है, अवैध निर्माण है, वो एक इंदौर की पहचान बन चुके हैं। क्या इन्हें तोड़ा जाएगा या इन्हें वैधता प्रदान की जाएगी? देखिए, वो सारी अवैध कॉलोनी जिसमें IDA, नजूल, सहकारिता और टाउन कंट्री प्लानिंग की हमको NOC मिली है, उनको हम लगातार वैध कर रहे हैं 2019 के पहले। मेरे कार्यकाल में मैं अभी तक 135 कॉलोनियों को वैध कर चुका हूँ। लेकिन वो कॉलोनियाँ जो सरकारी ज़मीन पे, IDA की ज़मीन पे, सहकारिता पे बनी हैं, वो वैध नहीं हो सकती। इसके अलावा नई अवैध कॉलोनियाँ ना बसें, इसके लिए हम लगातार अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करते हैं। वर्तमान स्थिति में इंदौर में किस तरह की प्रमुख समस्याएं हैं, उनके निदान को लेकर आपकी क्या राय है? नगरीय निकाय की दृष्टि से आप देखेंगे तो सबसे बड़ी चुनौती है अच्छा और साफ़ पानी लोगों के घर तक पहुँचे। नगरीय निकाय की दृष्टि से आप देखेंगे तो इंदौर शहर की दृष्टि में सुगम यातायात एक चुनौती है, जिस पर अवेयरनेस से, ट्रैफिक इंजीनियरिंग से, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से सुधार हो सकता है, जो हम कर रहे हैं, और उसमें समय लगेगा। बढ़ते हुए शहर में मूलभूत सुविधाएं लोगों को मिले और उसकी फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग हो, ये भी एक बड़ी चुनौती है। सर, इंदौर में आप किस AI प्रोजेक्ट को सबसे पहले लाना चाहेंगे? मैं जिस प्रोजेक्ट को लाना चाहता था उसको ला भी चुका हूँ और उस पर काम भी शुरू हो गया है। नगर निगम में जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, नगर निगम के जो दस्तावेज होते हैं, जिसमें आपके हमारे बर्थ और डेथ का रिकॉर्ड होता है, हमारी संपत्तियों का रिकॉर्ड होता है, लोगों की संपत्ति का रिकॉर्ड होता है, तो ऐसे 100 150 साल पुराने जो दस्तावेज थे, जो हाथ लगाने पे फट रहे थे, ऐसे करीब 90 लाख डॉक्यूमेंट को AI बेस्ड डिजिटलाइज करके प्रोटेक्ट करने का काम हमने शुरू करके अभी 18 लाख डॉक्यूमेंट स्कैन करके प्रोटेक्ट कर लिए। इंदौर स्वच्छता में नंबर 1 है, लेकिन ट्रैफिक की समस्या, सड़कों पे बड़े बड़े गड्ढे,
थोड़ी सी बारिश में जल भराव जैसी समस्याओं से निपटने में नगर निगम असफल क्यों हो रहा है? देखिए, दुनिया का कोई शहर नहीं है जिसमें जल जमाव नहीं होता है। एक साथ तेज पानी गिरेगा तो सड़कों पे पानी भरेगा। चुनौती ये है कि वो पानी कितनी देर में ड्रेन आउट होता है। अगर वो 24 घंटे से ज़्यादा सड़कों पे है तो ये हमारी जिम्मेदारी है, हम उसको स्वीकार करते हैं। अगर वो 1-2 घंटे में चला गया तो वो एक प्रोसेस है। तो इंदौर में जब मैं मेयर बना तो करीब 127 ऐसे स्थान थे जहाँ पे 2-2 दिन तक पानी भरा रहता था बारिश के बाद भी। अब ऐसे 30-40 स्थान बचे। तो बारिश हुई और पानी भराया, उसके फ़ोटो वीडियो दिखा के अगर हम अपने शहर की इमेज ख़राब करना चाहते हैं तो ये वीडियो दिखाने वालों की समझदारी है। दूसरी बात, सड़कों के गड्ढे, जहाँ जहाँ सीमेंट की रोड है उस पे हर साल गड्ढे नहीं होते। जहाँ जहाँ शहर में 380 किलोमीटर डामर की सड़कें हैं और उन डामर की सड़कों पर बारिश के कारण हर साल गड्ढे होते हैं, उनको भरना हमारी जिम्मेदारी है और वो जिम्मेदारी हम निभाएं, ये भी हमारी जिम्मेदारी है। और जैसे ही बारिश बंद होती है हर साल उसका पेचवर्क होता है और इसका आगे का स्टेप फॉरवर्ड ये है कि उन 380 किलोमीटर सड़कों को भी हम धीरे धीरे कंक्रीट की सड़कों में परिवर्तित करें। लेकिन इसके अलावा अभी 2 साल से जो नई चुनौती हम देख रहे हैं कि शहर में कई सारे ब्रिजेस बन रहे हैं, मेट्रो का काम हो रहा है। इन ब्रिजेस के नीचे की जो रोड है वो मेन रोड ना होके सर्विस रोड है। सर्विस रोड पे ट्रैफिक का लोड होने के कारण थोड़े ज़्यादा बड़े गड्ढे हुए हैं, जिसके लिए मैं प्रथम सेवक के नाते जनता को जो तकलीफ़ हुई है उसके लिए हमेशा सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगता हूँ। पर ये मानता हूँ कि जब वो ब्रिज बन जाएंगे तो ये पूरा शहर नई सुगमता देखेगा, जैसा हम भोरकुआ पे देखते हैं, जैसा हम फुटीकोटी पे देखते हैं, जैसा हम खजराना पे देखते हैं। तो ये ब्रिज बनने का कुछ कष्ट है जो ज़्यादा दिखाई देता है। तीसरा, कॉलोनियों में, जिन कॉलोनियों में 40-40 साल पुरानी ड्रेनेज की लाइनें थी जो सड़ गई थी और लोगों के घरों में पानी घुसता था, तो हमने 3 साल में इस पूरे शहर में 1000 किलोमीटर से ज़्यादा ड्रेनेज की लाइन डाली। उनको डालने के लिए भी शहर को खोदना पड़ता है और उसके बिना शहर तैयार नहीं हो सकता। उस कारण से भी लोगों को इस बार थोड़ी तकलीफ हुई, पर भविष्य का इंदौर बनाने में कुछ तकलीफ थोड़ी झेलनी पड़ती है। इंदौर लगातार 8 बार से नंबर 1 आ रहा है स्वच्छता में, हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। ये सब नगर निगम की डेडिकेशन और स्कीम्स का कमाल है सर। बट अभी दूसरी तरफ हम बात करें तो नगर निगम क्षेत्र जो है और उसके आसपास अभी भी हमें कचरों के अंबार दिखाई देते हैं। तो शहर तो स्वच्छ हो रहा है सर, पर जो लोग स्वच्छ रख रहे हैं उन्हीं के आसपास हमें कचरों के ढेर सारे दिखाई देते हैं। तो इसका समाधान क्या है सर? देखिए, नगर निगम की अपनी सीमा है। जब आप नगर निगम सीमा के बाहर जाओगे तो पंचायत क्षेत्र शुरू होते हैं, ग्रामीण क्षेत्र शुरू होते हैं। उन ग्रामीण क्षेत्रों में अभी कचरा प्रोसेस करने का सिस्टम नहीं, तो उस सिस्टम को शहर से इंटीग्रेट करके गांव के कचरे को भी प्रोसेस किया जाए, ये एक कंबाइंड एफर्ट है। इस पर हम काम कर रहे हैं ताकि शहर से बाहर निकलते समय भी शहर साफ दिखे। तो गाँवों के पास इतने संसाधन नहीं है तो वो सड़कों पे उस कचरे को फेंक देते। अगर थोड़ा सा पीछे मुड़कर देखें तो आपको अपने कौन से निर्णय हैं जो कि थोड़े कमज़ोर और गलत लगते हैं, और साथ ही में महापौर के पद पर रहते हुए किन किन कठिनाइयों का सामना आपको करना पड़ रहा है? देखिए, हम निर्णय की दृष्टि से सोचेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने सोच समझ के जो निर्णय लिया वो सही ही साबित हुआ है, भले ही लेट साबित हुआ है। और नगरीय निकाय में काम करने में कई सारी चुनौतियां हैं, चाहे वो अच्छे स्किल्ड स्टाफ की हो, रिसोर्सेस की हो। नगरीय निकायों के पास पैसे की बहुत कमी रहती है, लेकिन हमने अपना रिसोर्स जनरेट किया। नगर निगम के 2014 से लेकर 22 तक का कर्जा भी उतारा और नए रिसोर्स और नई फंडिंग भी लाने का काम किया। तो रिसोर्स मैनेजमेंट एक बड़ा चैलेंज है। सर, घोषणा पत्र में बोला गया था कि भिक्षुक मुक्त इंदौर शहर बनाया जाएगा, लेकिन वो रणजीत हनुमान मंदिर जहाँ से आप अपने सारे शुभ कार्य शुरू करते हैं, वहाँ आज भी गरीब और भिक्षुक बैठे हुए दिखाई देते हैं हमको। देखिए, अधिकृत रूप से फरवरी 2025 में इंदौर को भिक्षुक मुक्त घोषित किया गया
आपको अभी सड़कों पर चौराहों पर भिक्षुक नहीं मिलेंगे। तो मिलते हैं हम उनको या तो रिहेबिलिटेशन सेंटर में भेजते हैं, या अगर कोई क्रिमिनल टाइप के लोग हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी करते हैं। पर ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि हमारे जो प्रमुख मंदिर हैं वहाँ कुछ लोग मंगलवार, शनिवार या जो जिस दिन मंदिर का दिन है उस दिन आके बैठते हैं, तो उनको भी हम रिहेबिलिटेशन सेंटर भेजते हैं। आपके बेटे संघमित्र भार्गव ने हाल ही में एक सार्वजनिक मंच पर केंद्र सरकार की विफलताओं की आलोचना की थी। इस तरह की आलोचना को आप एक मेयर और एक पिता के रूप में कैसे देखते हैं? देखिए, मैं जिस पार्टी का कार्यकर्ता हूँ उस पार्टी में आंतरिक और बाह्य लोकतंत्र दोनों है, और ये कांग्रेस ने दिल का ताड़ करने की कोशिश की है। आज के युग में सारे यंगस्टर्स या तो मॉक पार्लियामेंट में पार्टिसिपेट करते हैं या डिबेट कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं, और आप जब पार्टिसिपेट करते हो तो आपके स्कूल की टीचर ये तय करती कि आप किस रोल में रहो। तो जो बच्चा हो सकता है कि आज किसी कंपटीशन में नरेंद्र मोदी बना है, अगली किसी कंपटीशन में वो राहुल गांधी का रोल भी कर सकता है। तो क्या उसने राहुल गांधी बन के जो बात कही वो राहुल गांधी हो गया? या कोई पात्र किसी नाटक में रावण का रोल करे तो क्या वो रावण हो जाए? एक डिबेट कंपटीशन में उसको जो पक्ष रखने के लिए उसकी टीचर ने कहा उसको उसने ईमानदारी से निभाने की कोशिश की। और यदि कांग्रेस ऐसे 14-15 साल के बच्चों के कंधे पे रख के राजनीति करनी चाहती है तो उनको अपने आप पे विचार करना चाहिए कि उनकी पार्टी क्या कर रही है। कांग्रेस के साथ हमेशा ये दिक्कत रही कि वो राजनीति को खेल समझती है, उसको स्पोर्ट्स की तरह ट्रीट करती है कि ये गली मोहल्ले में खेलने वाले बच्चों का खेल है, और खेल में राजनीति करती है। जहाँ वाकई में स्पोर्ट्स होने चाहिए वहाँ पॉलिटिक्स करती है। तो ये कांग्रेस ने, मुझे लगता है कि केवल मेरे बेटे का विषय नहीं है, एक पूरी जनरेशन का मनोबल तोड़ने का काम है। ऐसे तो कल से कोई बच्चे डिबेट कंपटीशन में भाग लेना ही बंद कर दें, मॉक पार्लियामेंट में जाना बंद कर दें। इसी से जुड़ा सवाल है कि जब ये घटनाक्रम घटित हुआ उसके बाद कांग्रेस तो अपनी जगह थी, लेकिन भाजपा के कुछ ऐसे नेताओं ने जो आपकी प्रगति से परेशान थे, उन्होंने पार्टी फोरम में कई जगह पर बात की। क्या उस पार्टी फोरम से आपसे कोई बातचीत हुई या इसको निदान को लेकर के कोई बात की? मेरी जानकारी के अनुसार तो किसी ने कहीं कोई बात नहीं की, और ना मुझसे किसी ने आज तक कोई प्रश्न किया। और मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि मेरी पार्टी देश की वो पार्टी है जो किसी भी मत को हमेशा सुनने के लिए तैयार रहती है, और ना तो मुझसे किसी ने कुछ कहा ना कोई प्रश्न किया। उल्टा मैं तो ये कहूँगा कि उसी मंच पे मुख्यमंत्री जी थे, उन्होंने उसको प्रोत्साहित भी किया और कुछ अच्छी सीख देने की बात भी कही। नरेंद्र सिंह तोमर जी भी उसी मंच पे थे, उन्होंने कहा कि बेटा तुम बहुत बढ़िया बोलो, वो तो सदन के नेता हैं, उनको तो पक्ष विपक्ष दोनों सुनना। इंदौर शहर में परिवहन का सारा बोझ जो है वो शहर के बीचों बीच है। जैसे हम देखें दवा बाज़ार है, सियागंज है, राजवाड़ा हो गया, तो इन जगहों पर ट्रैफिक के से संबंधित समस्याएं बढ़ती जा रही है सर, और जाम जैसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। तो आप इससे किस प्रकार निजात दिला सकते हैं? देखिए, ओवरऑल ट्रैफिक की समस्या का हल 3 चीज़ों से होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से हम शहर में छोटे बड़े 22 ब्रिजेस बना रहे हैं जो पिछले 3 साल में बनना शुरू हुआ। दूसरा होता है ट्रैफिक इंजीनियरिंग से, लेफ्ट टर्न बड़ा करना, टाइम पे सिग्नल चालू होना बंद होना, और छोटे बड़े जो ऑब्स्टेकल्स हैं उनको ठीक करना। तीसरा और जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है अवेयरनेस का। शहर में अनुमानित रूप से 35 लाख जनसंख्या है और 35 लाख गाड़ियाँ भी। छोटे शहर में इतनी सारी गाड़ियाँ हैं और हर आदमी को निकलने की जल्दी, अपनी लेन छोड़ के वो दूसरी लेन से आगे बढ़ता है, रॉन्ग साइड जाता है, तो जाम तो लगेगा ही। हमको अवेयरनेस करना पड़ेगा, लेकिन इसके अलावा इन सारी जगहों पर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बढ़े, लोग साइकिल 2 व्हीलर का उपयोग बढ़ाएं, इसके अवेयरनेस कैंप हमारे लगातार चल रहे हैं। अभी हमने 22 तारीख को देश का सफलतम नो कार डे किया। तो ये फ्यूचरिस्टिक शहर के प्रयास हैं जो सबको मिलके करना पड़ेंगे। ट्रैफिक की चुनौती केवल इंदौर की है ऐसा नहीं है,
देश के हर शहर की है, दुनिया के हर शहर की, और उसको हल करने का एकमात्र तरीका है पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, ज़्यादा पैदल चलना, साइकिल का प्रयोग करना, बड़े यू टर्न लेना, वन वे फॉलो करना, तो ही आप शहरों में ट्रैफिक चला सकते हो। इसके अलावा तो आप कितने भी ब्रिज बना लो। चाइना में आज भी कारों के घंटे फिक्स हैं। तो आपको अपना एटीट्यूड टुवर्ड्स ट्रैफिक बदलना पड़ेगा। शहर में जो बिना ज़रूरत के निर्माण कार्य हो रहे हैं, जहाँ ज़रूरत नहीं है, जहाँ एक रोड में क्रैक भी नहीं है, वहाँ वो रोड फिर से तोड़कर बनाया जा रहा है। नई पाइपलाइन जो लगी हुई है उसे हटा के नया पाइपलाइन लगाया जा रहा है, और जहाँ सच में ज़रूरत है कार्य की, वहाँ कार्य नहीं हो रहा है, ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मैं जब आपकी तरह स्कूल कॉलेज में था तो मैं भी यही सोचता था कि ये वाली रोड कितनी बार खुली, पहले पाइपलाइन डालने के लिए, फिर ड्रेनेज की लाइन डालने के लिए, फिर रोड बनाने के लिए। इसमें एक गलती हमारी है जिसको मैं स्वीकार करता हूँ कि कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिपार्टमेंट्स थोड़ा कमज़ोर है। लेकिन सामान्यतः ये होता है कि जब हम रोड बनाने जाते हैं तो तब ध्यान में आता है कि यहाँ ड्रेनेज और पानी की लाइन नहीं है, पहले वो डालते हैं, तो उसके लिए अलग अलग तरह की खुदाई होती है, फिर रोड बनाते हैं। ये एक आइडियल फार्मूला है। लेकिन कई बार अवैध कॉलोनियों में लोगों की डिमांड पे कीचड़ में तुरंत रोड बन जाती है कि आज चलो रोड के पैसे रोड तो बनाओ लोगों के लिए। फिर जब कभी ड्रेनेज और पानी का पैसा आता है वो लाइन डालने की कोशिश करते हैं। तो जितनी अवैध कॉलोनियाँ बनती हैं सामान्यतः, उन अवैध कॉलोनियों में लोग आने के पहले ना रोड देखते हैं, ना पानी देखते हैं, ना ड्रेनेज देखते, बस आ जाते हैं। जब वो आ जाते हैं तो फिर उनके लिए लाइट की व्यवस्था भी करनी है, पानी की भी करनी है, ड्रेनेज की भी करनी है और सड़क की भी करनी है। और इन सब को करने के लिए जितना पैसा चाहिए वो कभी भी एक साथ नहीं आता है। तो जो मूलभूत सुविधाओं में हम उनको दे सकते हैं वो देने की कोशिश करते हैं। ये बात सही है कि जब ये काम हो तो कोऑर्डिनेशन से हो। और देखिए कितनी सुविधाएं, लोगों को लगता है ये सब नगर निगम करता है। लोग गैस पाइपलाइन खुद डलवाते हैं, उसके लिए भी वो खुदाई करवाते हैं। लोग केबल्स डलवाते हैं, उसके लिए भी खुदाई होती है। पानी की लाइन डालनी है, ड्रेनेज की लाइन डालनी है, सड़क बनानी है, हर एजेंसी अलग अलग काम करती है। जब जिसके पास पैसा आता है, ये कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, लेकिन नहीं होता है। इसके लिए ही प्रधानमंत्री जी ने गति शक्ति मंत्रालय बनाया, हम लोगों ने भी रूल्स बनाए हैं, लेकिन उसमें कई सारी चुनौतियां हैं। जैसे आज शहर में पानी जगह पे ना भरा, इसके लिए स्टॉर्म वाटर होनी चाहिए। स्टॉर्म वाटर की लाइन होगी तो बारिश का पानी स्टॉर्म वाटर से नदी नाले में चला जाएगा, लेकिन एक स्टॉर्म वाटर लाइन डालने का खर्चा रोड बनाने के खर्चे के बराबर है। तो आज शहर में 10% ही स्टॉर्म वाटर का नेटवर्क है, मतलब पूरे शहर की सड़कें जितने में बनेंगी उतने में ही स्टॉर्म वाटर डलेंगे। तो रिसोर्स मैनेजमेंट बड़ा चैलेंज। आप मध्य प्रदेश के सबसे युवा अतिरिक्त महाधिवक्ता रहे हैं और अब इंदौर जैसे बड़े शहर के प्रथम नागरिक एज ए महापौर काम कर रहे हैं। तो इसके बाद आप पूर्णकालिक राजनेता के तौर पर काम करना चाहेंगे या वापस से अपनी वकालत करना चाहेंगे? देखिए, मैं तो पूर्णकालिक जनसेवक हूँ। मैंने जिस दिन इस्तीफा दिया था अतिरिक्त महाधिवक्ता से, उसके बाद मैं आज तक केवल 3 बार कोर्ट गया। एक बार कोर्ट ने मुझे एक केस में न्याय मित्र के रूप में बुलाया था। एक बार मजदूर हुकुमचंद मिल के मजदूरों के हित में मैं मेयर के नाते गया था। और एक केस में मेरी पार्टी ने कहा था कि ये केस विधायक के लिए आपको लड़ना है, तो वो मैं लड़ने गया था। तो मैं तो पूर्णकालिक हूँ और मेयर का काम फुल टाइम है, इसलिए कोर्ट जाने का तो सवाल ही नहीं। पर मेयर के बाद के समय में वकालत मेरा व्यवसाय है, तो एज ए प्रोफेशन तो मैं उसको करता ही रहूँगा, पर मैं पूर्णकालिक राजनेता ही हूँ। लेकिन राजनेता को भी कुछ व्यवसाय तो करना पड़ेगा ना, घर कैसे चलेगा। कई बार ये आरोप लगते हैं कि इंदौर नगर निगम पॉलिटिकल एजेंडा से ऑपरेट करता है, ना कि लोगों की ज़रूरतों से। आप कैसे साबित करेंगे कि फैसले जनता के लिए होते हैं, ना कि राजनीतिक दबाव में? आप उदाहरण बताइए कौन से राजनीतिक एजेंडा से काम किया। ऐसे आरोप कई बार आप पर लगते रहे हैं कि पार्टी नेताओं के कहने पर आप कोई काम करते हैं या फिर पार्टी की जो विचारधारा है उसके आधार पर काम करते हैं। दोनों ही बातें सही हैं। मैं तो बहुत यंग लीडर हूँ, मुझसे जो सीनियर लीडर हैं वो कोई सुझाव देते हैं शहर हित में तो मैं वो भी करता हूँ। ताई मुझे सुझाव देती है, वो काम भी मैं करता हूँ। हमारे नगरीय प्रशासन मंत्री मुख्यमंत्री जी कोई सुझाव देते हैं वो भी करता हूँ।
और इसके ऊपर मैं जिस विचारधारा का आदमी हूँ उसी आधार पे काम करता हूँ और करता रहूँगा। वो जो विचारधारा है वो गरीब कल्याण की विचारधारा है, तो उसमें मुझे कोई गलत नहीं लगता। लेकिन मेरा कभी ये एजेंडा नहीं रहा कि मेरे किसी काम से किसी और राजनीतिक व्यक्ति का या किसी क्षेत्र का नुकसान हो। इंदौर में पूर्ण विकास में आपको एक गुट विशेष के साथ काम करने का आरोप लगाया जाता है। मैं तो पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और ऐसे आरोपों के लिए आपको उसके तथ्य और इंसिडेंट्स बताने पड़ेंगे कि ये काम मैंने सिर्फ किया और बाकी जगह नहीं किया। तो ये थे इंदौर के महापौर। जो सवाल थे वो मासूम सवाल थे, जवाब बहुत सोच समझ कर दिए हैं पुष्पमित्र जी ने। ऐसी ही शख्सियतों के साथ हम आपको फिर रूबरू कराते रहेंगे। आप देखते रहिए खबर नेशन यूट्यूब चैनल और सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कीजिए।